नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन आइए उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी दौरा। देश को 6,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। झारखंड के लिए भाजपा ने जारी की 66 उम्मीदवारों की सूची। राजस्थान के धौलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। स्लीपर कोच बस ने टेम्पो को मारी टक्कर। 8 बच्चों सहित 12 लोगों की मौत। नेतन्याहू के निवास पर हमले के बाद इजराइल ने बेरूत और गाजा पर बरसाए बम। इजरायली पीएम ने कहा, मेरी हत्या का प्रयास हिजबुल्लाह की बड़ी गलती। दिल्ली में हाफ मैराथन का आयोजन। 35,000 से अधिक धावकों ने लिया भाग। पुरुष वर्ग में युगांडा के जोशुआ चेप्टेडी और महिला वर्ग में इथियोपिया की एलिमाडिस एआयू ने जीता खिताब। तो विस्तार से देख लेते हैं खबरों को। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे, जहां पर वो काशी वासियों को 3,200 करोड़ रुपए से अधिक की 23 विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 6,700 करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ वाराणसी से किया जाएगा और इस दौरान पीएम मोदी सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम और हरहुआ में शंकर नेत्रालय का शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र काशी से देश की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वाराणसी दौरे के दौरान पीएम मोदी रिंग रोड पर स्थित आरजी शंकर नेत्रालय का लोकार्पण करेंगे। अस्पताल विभिन्न नेत्र स्थितियों के लिए व्यापक परामर्श और उपचार प्रदान करेगा। ये जो हॉस्पिटल का मॉडल है ये 75-25 रहेगा, जहाँ पे 75% का जो पेशेंट्स रहेंगे हमारे पूरे गरीब लोग, जिनको हम जाके आइडेंटिफाई करेंगे। हमारा आउटरीच मॉडल रहेगा। प्रधानमंत्री लगभग 2,870 करोड़ रुपए के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, वाराणसी हवाई अड्डे के रनवे के विस्तार और एक नए टर्मिनल भवन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। पीएम आगरा हवाई अड्डे पर 570 करोड़ रुपए से अधिक लागत की, दरभंगा हवाई अड्डे पर लगभग 910 करोड़ रुपए लागत की और बागडोगरा हवाई अड्डे पर लगभग 1550 करोड़ रुपए की लागत की न्यू सिविल इनक्लेव का शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सिगरा स्टेडियम में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। जो कुल परियोजनाएं हैं वो 23 परियोजनाएं हैं और 6,611 करोड़ की सारी परियोजनाएं होती हैं, जिनका लोकार्पण शिलान्यास होगा। वाराणसी के लिए इनमें से 3200 करोड़ की परियोजनाएं हैं, जिसमें मुख्य रूप से एयरपोर्ट का विस्तारीकरण और वहाँ पे नए टर्मिनल का निर्माण है। उनको जोड़ते हुए 3200 करोड़ की हमारी 15-16 परियोजनाएं हैं। साथ ही 3400 करोड़ की ऐसी 6 अन्य शहरों की परियोजनाएं भी हैं, जो सिविल एविएशन के एयरपोर्ट के टर्मिनल से जुड़ी हुई है। 3 टर्मिनल्स का लोकार्पण होना है और 3 टर्मिनल्स का शिलान्यास होना है। तो वो 6 परियोजनाएं भी 3400 करोड़ की होती हैं। तो कुल मिला के 6600 करोड़ की परियोजनाओं से 7 शहरों का लाभ यहाँ पे सीधा सीधा होगा। खेलों के लिए उच्च गुणवत्ता वाला बुनियादी ढांचा देने के लिए प्रधानमंत्री खेलो इंडिया योजना और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 210 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पुनर्विकास के फेज 2 और फेज 3 का उद्घाटन भी करेंगे। वाराणसी में बना ये सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम कई मायनों में बेहद खास है। इस स्टेडियम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं दी गई हैं। यहाँ बने मल्टी लेवल मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को पैरा ओलंपिक के मानकों पर तैयार किया गया है। इसके साथ ही यहाँ फुटबॉल और क्रिकेट ग्राउंड भी बनाया गया है। बता दें कि इस स्टेडियम का काम अलग अलग फेज में हुआ है। इन सब के अलावा खिलाड़ियों के लिए 150 बेड का हाईटेक हॉस्टल, फूड कोर्ट, पार्किंग सहित कई अन्य सुविधाएं विकसित की गई हैं। स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से लैस बनाया गया है।
सिगरा स्टेडियम को नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर तैयार किया गया है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार हो सकेंगे। खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मानक के उपकरणों व मैदान पर खेलने का अवसर भी मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में इसका फायदा होगा। निश्चित रूप से 2022 से शुरू हुआ यह पुनर्निर्माण का कार्य 2024 में जब कंप्लीट हो रहा है, पूरा हो रहा है, तो यह केवल काशी के ही लिए नहीं बल्कि संपूर्ण पूर्वी प्रदेश के लिए एक नायाब तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र के वासियों के लिए है, खासतौर पर युवाओं और खिलाड़ियों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे से वाराणसी में विकास की रफ्तार को और धार मिलेगी। हरिकेश बहादुर सिंह और आशुतोष शुक्ला के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, वाराणसी। और मध्य प्रदेश को आज छठे एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रीवा एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी बनारस से वर्चुअल माध्यम से एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव रीवा एयरपोर्ट में ही लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के विंध्य अंचल को एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। रीवा जिले में राज्य का छठवां एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है। अब तक राज्य में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, खजुराहो में एयरपोर्ट हैं। रीवा हवाई अड्डे का शुभारंभ पीएम मोदी बनारस से वर्चुअल माध्यम से करने वाले हैं। रीवा एयरपोर्ट शुरू होने से न सिर्फ विंध्य क्षेत्र की कनेक्टिविटी अन्य शहरों के साथ बेहतर होगी, बल्कि आर्थिक विस्तार और विकास के द्वार भी खुलेंगे। प्रधानमंत्री जी बनारस से वर्चुअली जुड़ेंगे और यहाँ रीवा एयरपोर्ट के साथ साथ देश के और भी 6 या 7 एयरपोर्ट हैं जिसका वो उद्घाटन या भूमि पूजन करेंगे। रीवा एयरपोर्ट शुरू होने से विंध्य अंचल में आने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। खास तौर पर रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल और कटनी जिलों के साथ साथ विंध्य क्षेत्र से लगे यूपी के प्रयागराज और बनारस समेत अन्य शहरों के लोगों को भी लाभ मिलेगा। ये बहुत बड़ा सौभाग्य और बहुत बड़ा वरदान है अपने रीवा विंध्य के लिए। और रीवा ही नहीं, रीवा से जुड़े आसपास के 100-150 किलोमीटर की रेंज के कई ऐसे शहर इससे प्रभावित होंगे। पर्यटक के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में ये वरदान साबित होगा। किसी भी महानगर के विकास में वहाँ के हवाई अड्डे का एक बहुत बड़ा योगदान होता है और ये रीवा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे यहाँ एयरपोर्ट तो आ चुका था, अब हमारे यहाँ नियमित रूप से फ्लाइट भी चालू होने वाली है। इस एयरपोर्ट के बनने से हमारे रीवा को, हमारे विंध्य क्षेत्र को पर्यटन में, उद्योग में, व्यापार में, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। इस तरह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी भी आएगी। साथ ही लोगों में काफ़ी उत्साह है, लोगों को आने जाने में, दूर ट्रेवल करने में आसानी रहेगी। बता दें कि शुरुआत में रीवा से भोपाल के बीच 72 सीटर हवाई जहाज का संचालन किया जाएगा। विंध्य का इकलौता एयरपोर्ट होने के चलते यात्री उड़ानों के साथ साथ मालवाहक उड़ानों का भी परिचालन जल्द शुरू किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में रोजगार, व्यापार और पर्यटन का विस्तार होगा। रीवा एयरपोर्ट का निर्माण मात्र 1.5 साल में हुआ है। 15 फरवरी 2023 को इसका शिलान्यास हुआ था और अब ये एयरपोर्ट 750 वर्ग मीटर क्षेत्र में तैयार हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको बता दें कि वाराणसी में हाल ही में मोदी सरकार ने सिग्नेचर ब्रिज को मंजूरी दी है। पीएम मोदी के दौरे से काशी के विकास को और ज्यादा रफ्तार मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने बातचीत की बीजेपी के सांसद अमरपाल मौर्य से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य, जो काशी में ही मौजूद हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं आप इस दौरे को? देखिए, हमारी प्रधानमंत्री जी का दौरा कोई पहली बार का नहीं है। वो ऐसे सांसद हैं वाराणसी से कि जिन्होंने काशी की जनता के साथ में स्वयं को जो है जोड़ने का काम किया और यहाँ के विकास में जो उन्होंने एक बुनियादी चीज़ों से लेकर के हर वर्ग के लिए क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जी ने रात दिन मेहनत करके जो है काशी के क्षेत्र की जनता के लिए काम किया है। जब जब अपने संसदीय क्षेत्र आते हैं, कोई ना कोई परियोजना की शुरुआत होती है, लोकार्पण होता है, शिलान्यास होता है। इतना बड़ा स्टेडियम, इसका पुनर्प्रकाश किया गया है, तो खेल और खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, पूर्वांचल के खिलाड़ियों के लिए खासतौर पर।
भारत जो है एक युवा देश है और युवाओं को लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है उन्होंने अपने कार्यकाल में उसको पूरा किया। आपने देखा होगा कि खेलो इंडिया है या जो है खेल के संदर्भ में जो वैश्विक लेवल पर हमारी टीमें गई उनकी व्यवस्था है, उनकी चिंता है। और ऐसे सारे खिलाड़ियों को एक सामान्य जो है अपने घर के दरवाजे में बुला करके उनके साथ में 1-to-1 बैठ के बातचीत करना, ये देश के प्रधानमंत्री नहीं, उन्होंने एक सामान्य व्यक्ति के रूप में उन जो है युवाओं के साथ में अपने आप को खड़ा किया, जिससे हमारा जो है खिलाड़ी प्रेरणा लेकर के भारत का जो है मान बढ़ाने के लिए जो है रात दिन मेहनत करता है। खास मौका है, दीपावली बहुत दूर नहीं, देव दीपावली तो हम सब जानते हैं वाराणसी की दुनिया भर में मशहूर है। प्रधानमंत्री जी ऐसे मौके पर आ रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर हमेशा एक एज ए सांसद के रूप में काशी की जनता के साथ में अपने को जोड़ा है और यहाँ लोगों से मिलने का, लोगों को विकास की योजनाओं को देने का ये उनका अनवरत प्रयत्न, ये काशी की धरती को जो पहचान है बाबा विश्वनाथ की नगरी दुनिया में जो है मानी जाती है, उसको उन्होंने जो है पुनः जो है स्थापित किया। बहुत धन्यवाद। अमरपाल मौर्य सांसद है, काशी में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र आने वाले हैं। डीडी न्यूज से खास तौर पर बातचीत कर रहे थे। काशी की जनता को नई सौगात मिलने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, वाराणसी। और दीपावली से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी का ये दौरा जो है वो काफ़ी अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर काशी के भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। दीपावली से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी आ रहे हैं और बहुत उत्साहित है काशी की जनता और बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। काशी के क्षेत्रीय अध्यक्ष बीजेपी के दिलीप पटेल जी। पूरा काशी में उत्साह का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ काशी के आम जनमानस में उत्साह है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी का इस बार ढोल नगाड़ा ताशा पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया जाएगा। और जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं हजारों करोड़ों रुपए का सौगात दे करके जाते हैं। और इस बार दीपावली गिफ्ट हम लोग आज जहाँ यहाँ एकत्रित हैं, ये वाराणसी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स यानी सिगरा स्टेडियम जो पूरी तरीके से सुसज्जित है, आधुनिक सुविधाओं से युक्त है, माननीय प्रधानमंत्री जी इसका लोकार्पण करेंगे। खास मौका है जब हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनी है, जम्मू कश्मीर में भी बढ़िया प्रदर्शन रहा है बीजेपी का, दीपावली आने वाली है, त्योहारों का मौसम चल रहा है, तो उत्साह खास होगा। पूरा काशी महानगर चौराहा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो लगे हैं, लेकिन आम जनमानस भी निकल करके लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कल पूरे सड़कों को सजा रहे हैं। जैसी कि जानकारी है कि लोग निकल करके माननीय प्रधानमंत्री जी को सड़क में हर हर महादेव के नारे के साथ स्वागत करेंगे। काशी से, वाराणसी की धरती से कई देश के अलग अलग इलाकों को भी सौगात मिलेगी। टर्मिनल का विस्तार तो हो ही रहा है, लाल बहादुर शास्त्री जो हवाई अड्डा है उसका विस्तार हम देख रहे हैं कि रीवा में, बाकी जगह पर बागडोगरा में वहाँ पर कोई बिल्डिंग या फिर टर्मिनल का विस्तार की भी यहाँ से शुरुआत होगी। लगभग 6,500 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न परियोजनाओं का माननीय प्रधानमंत्री जी या तो शिलान्यास करेंगे या तो लोकार्पण करेंगे। और उसमें वाराणसी के लिए जो राशि है 380 करोड़ और 11 परियोजनाओं का जानकारी प्राप्त हुआ है कि अभी हम लोगों ने 3 दिन पहले पढ़ा कि सिग्नेचर ब्रिज माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस गंगा घाट पर माल चौक पुल के बगल में देने वाले हैं, जो कि काशी और चंदौली नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सहित पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में विकास के और गति देने का काम करेगी। तो हम देख रहे हैं कि काशी वासियों में उत्साह है। काशी के जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो खासे उत्साहित हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा ऐसे समय होने जा रहा है जब दीपावली अब बहुत दूर नहीं और देव दीपावली वाराणसी की तो हर जगह मशहूर है। और हरियाणा की जीत के बाद जब प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र आ रहे हैं तो उत्साह देखते ही बन रहा है। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, वाराणसी। और वाराणसी से शैलेंद्र मिश्र ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सुप्रभात शैलेंद्र,
जिस प्रकार से हम देख रहे हैं आपके तमाम सारे टिकटैक हमने देखे, जिस तरह से आपने लोगों से बात की है, उत्साह जो है वो चरम पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर। और कह सकते हैं कि काशी वासियों को जिस प्रकार से एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, काशी के विकास की रफ्तार को एक नई धार मिलने जा रही है, और ना केवल काशी को बल्कि देश भर को काफ़ी सौगात मिलने जा रही है। देखिए, मैं आपका आवाज़ नहीं सुन पा रहा हूं, लेकिन निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जब दोपहर बाद वो काशी पर पहुंचेंगे, और इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हाल ही में कैबिनेट ने एक फैसला लिया जिसमें सिग्नेचर ब्रिज, जो अपने तरह का एक अनोखा ब्रिज होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी की जनता को, वाराणसी की जनता को ये तोहफा दिया। इसके साथ ही साथ आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचेंगे, तो एक नेत्र चिकित्सालय उसकी एक शुरुआत होगी, जो जिससे पूर्वांचल के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि खेल और खिलाड़ियों को सुविधा हो, उसके लिए निरंतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करते रहते हैं। और उस दिशा में वाराणसी स्पोर्ट स्टेडियम, जिसे सिगरा स्पोर्ट स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, उसका पुनर्विकास किया गया है। अलग अलग चरणों में उसमें काम हुआ है। अब आवासीय परिसर होगा, क्रिकेट का मैदान होगा, फुटबॉल का मैदान होगा, वहाँ पर बाकी अन्य सुविधाएं होंगी। तो खिलाड़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होगा चूँकि इतना आधुनिक सज्जा, एक तरह से आधुनिक जो सुविधाएँ हैं वो इस स्पोर्ट स्टेडियम में मौजूद होगी। हम जानते हैं कि खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में मोदी सरकार तमाम काम कर रही है। सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। खेलो इंडिया के जरिए हमने देखा कि उसमें खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जाता है, आधुनिक सुविधाएं मिली हैं। इस तरह के स्टेडियम से न केवल काशी बल्कि पूरे पूर्वांचल के जो खिलाड़ी हैं उनको एक फ़ायदा होने वाला है। जब यहाँ पे प्रतियोगिताएं होंगी, यहाँ पर तमाम टूर्नामेंट होंगे, तो उससे एक बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्साह से स्वागत करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता तैयार हैं। जगह जगह हम देख रहे हैं कि कटआउट्स भी लगाए गए हैं। मैं अगला सवाल इसलिए भी नहीं सुन पाऊँगा कि फ़ोन से संपर्क कट गया है, लेकिन हम जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो स्पोर्ट स्टेडियम की है। और साथ ही साथ जो वाराणसी का जो एयरपोर्ट है, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, उसका टर्मिनल विस्तार होना है। तो भविष्य में हम देखेंगे कि ज़्यादा फ़्लाइट्स यहाँ उतर सकेंगी। यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट में भी आप देखेंगे कि उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलू हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से। इस बड़ी परियोजनाओं के अलावा आप देखें कि कई छोटी छोटी परियोजनाएं हैं। कई जगह पर कूड़ा प्रबंधन केंद्र वो बनाया जाना है। और जब लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट के टर्मिनल विस्तार की आधारशिला रखी जाएगी, तो साथ ही साथ देश भर में 7 ऐसे एयरपोर्ट हैं जहां पर या तो नए एयरपोर्ट की 3 नए एयरपोर्ट की शुरुआत हो रही है, साथ ही साथ आगरा और तमाम जगहों पर बागडोगरा वहां पर, या फिर दरभंगा जो नए सिविल इनक्लेव बने हैं एयरपोर्ट। शैलेंद्र, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई, और तमाम बातों को आपने संक्षेप में हमारे दर्शकों तक पहुंचाया है। हमारे साथ हरिकेश बहादुर सिंह गौतम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हरिकेश, हजारों की करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की जिस तरह से सौगात दी जा रही है, कहीं ना कहीं विकास की जो रफ्तार है उसको और ज्यादा धार देने का प्रयास किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। सलाह आप एक बिल्कुल सही कर रही हैं। जैसा कि शैलेंद्र भी बता भी रहे थे कि जो संपूर्णानंद स्टेडियम है वो उसको जो है आधुनिकतम स्टेडियम बनाया जा रहा है। नेशनल एक्सीलेंस सेंटर के तौर पे उसको उभारा गया है, और आज प्रधानमंत्री वहीं से लोकार्पण करेंगे उस स्टेडियम का भी। और साथ में जो शिलान्यास और लोकार्पण की जो योजनाएं हैं, करीब 6611 करोड़ की 6611 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं, उनमें 7 जो है एयरपोर्ट के भी कहीं विस्तारीकरण, कहीं टर्मिनल का शिलान्यास और लोकार्पण भी है। मैं अभी शंकर नेत्र हॉस्पिटल है, शंकर आई हॉस्पिटल है, उसके सामने खड़ा हूं, और ये आरजे झुनझुनवाला हॉस्पिटल के नाम से, शंकर आई हॉस्पिटल के नाम से जाना जाएगा। पहले प्रधानमंत्री यहीं पर आएंगे, और ये कांची के जो शंकराचार्य हैं उनकी उपस्थिति में इसका जो है लोकार्पण होगा। मैं आपको बताऊं, चूंकि प्रधानमंत्री सांसद हैं वाराणसी से, और उनकी जो सोच है वो बार बार कहते हैं कि मेडिकल हब के रूप में, चूंकि वाराणसी का काशी हिंदू विश्वविद्यालय का सर सुंदरलाल चिकित्सालय है,
जो बिहार, छत्तीसगढ़, नेपाल तक के लोग आते हैं यहाँ पर चिकित्सा के लिए। और शंकर आई हॉस्पिटल, चूंकि ये बहुत बड़ा नाम है नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में, और यहाँ के एमडी से जो हमारी बातचीत हुई उन्होंने बताया कि किस तरह से वो गरीब जो लोग हैं उनको फ्री में इलाज करेंगे, जो मीडियम लोग हैं उनसे बिल्कुल हेल्थ केयर को लेकर हरिकेश हमने देखा है प्रधानमंत्री काफी सजग रहते हैं और कोशिश करते हैं कि अंत्योदय यानी कि आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक जो हेल्थ की सुविधाएं हैं, चिकित्सा सुविधाएं हैं, वो मुहैया हो सके, उस दिशा में लगातार प्रयास करते रहते हैं। और जब जब प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में गए हैं वहां पर विकास की तमाम सौगातों से नवाजा है। आपकी आम लोगों से भी बातचीत हुई होगी, किस तरह का उत्साह आम जन में है प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर? साला पहले तो सिग्नेचर ब्रिज जो अभी कैबिनेट ने कुछ दिन पहले फैसला दिया कि जो काशी और दीनदयाल उपाध्याय को जोड़ने यानी चंदौली जिलों को जोड़ने के लिए सिग्नेचर ब्रिज की जो कैबिनेट ने मंजूरी दी है, उसको लेकर वाराणसी और चंदौली के साथ साथ जो आसपास के जिले हैं उनमें काफी उत्साह है लोगों में कि ऐसा ब्रिज बनने जा रहा है जो अपने आप में आधुनिकतम है, सुविधाओं से लैस है, 6 लेन उस पर होगी, नीचे ट्रेन चलेगी। तो ये एक बहुत बड़ी सौगात कैबिनेट ने अभी कुछ दिन पहले ही दे दिया है। लेकिन इसके अलावा जैसे सारनाथ है, सारनाथ पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र है वाराणसी में। वहां पर जो प्री पुअर पर्यटन विकास योजना एक है, जिसके तहत वहां के लोगों को कार्ड दिया जा रहा है और उसमें से कुछ लोगों को प्रधानमंत्री खुद अपने हाथों से स्टेडियम में देंगे। उसके अलावा जो विकास कार्य हो रहे हैं सारनाथ में, उसका भी लोकार्पण करेंगे, जिससे कि जो पर्यटन है, पर्यटन को बढ़ावा मिले और लोग जो आए वो देखें कि सारनाथ की जो छटा है, जिसमें विरासत तो है ही, साथ ही विकास का कार्य किस तरह से चल रहा है, वो भी लोगों को दिखाई दे। इसके अलावा जो प्री पुअर पर्यटन विकास योजना है, जिसके तहत लाभार्थियों को कार्ड दिए गए हैं, जिससे वो सब जितने भी कार्ड हैं वो एक ही तरह के हैं। सारनाथ में हरिकेश से लगे हुए थे, वो देखकर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो इसमें लोगों को इसमें लोगों को आजीविका भी मिलेगी और रोजगार के भी अवसर हैं जो प्रधानमंत्री की तरफ से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हरिकेश, आप जुड़े रहिए हमारे साथ सहयोगी शैलेंद्र मिश्र भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जब कहीं पर एयरपोर्ट होता है तो कहीं ना कहीं विकास की रफ्तार को और ज्यादा धार मिलती है। किस तरह से आम जन को फायदा होते हुए दिखेगा, किस तरह से रोजगार के नए अवसर खुलते हुए दिखाई देंगे? देखिए, जब भी किसी शहर में एयरपोर्ट की शुरुआत होती है तो उससे जुड़े तमाम जो रोजगार एक तरह से पैदा होते हैं, जो तमाम गतिविधियाँ होती हैं एयरपोर्ट के आसपास, ट्रैवल टूरिज्म बढ़ता है, पर्यटन बढ़ता है, आधारभूत ढांचा बेहतर होता है। और जहां पहले से एयरपोर्ट है, अगर वहां टर्मिनल विस्तार होता है तो ज़्यादा फ्लाइट्स उड़ती हैं। जब कई बार डोमेस्टिक फ़्लाइट के अलावा अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट की शुरुआत होती है। इस तरह से आप देखें तो देश भर में एयरपोर्ट की सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। जहां पर बड़े एयरपोर्ट हैं वहां पर टर्मिनल विस्तार किया जा रहा है, छोटे शहरों को हवाई लिंक यानी एयरपोर्ट से जोड़ा जा रहा है। रीवा में शुरुआत होने जा रही है। आप 3 एयरपोर्ट, आज प्रधानमंत्री 3 नई जगह पर एयरपोर्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। बाकी जगहों पर टर्मिनल विस्तार होने जा रहा है। तो एक उड़ान योजना चल रही जिसमें हम जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शहरों को नेटवर्क से, एयरपोर्ट नेटवर्क से जोड़ा जा सके, हवाई यात्रा से जोड़ा जा सके, उस दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट वाले शहर बनने का एक रिकॉर्ड बना चुका है, जहां पर हम देख रहे हैं कि तमाम शहरों को, गोरखपुर हो, कुशीनगर हो, बनारस तो पहले ही था, उसका टर्मिनल विस्तार हो रहा है। आप लखनऊ हो, आगरा देखिए वहाँ पर एयरपोर्ट होगा। आप यमुना ग्रेटर नोएडा में आप देख ही रहे हैं, यमुना का इतना बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। तो इस तरह से एयरपोर्ट सुविधाओं के लिहाज से देखें, वो आधारभूत ढांचा जब बनता है तो उसमें नौकरियां आती है, उसमें कंपनियों की जो आर्थिक गतिविधियां वो बढ़ती है और ट्रैवल टूरिज्म बढ़ता है। इनडायरेक्ट जो रोजगार, जो अप्रत्यक्ष रोजगार जिसे बोलते हैं, वो भी बड़ी संख्या में बढ़ता है। तो पूरी आर्थिक गतिविधि को एक बढ़ावा मिलता है। वो हम उत्तर प्रदेश में और देश में होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि आज यहाँ से मध्य प्रदेश के रीवा में भी, या फिर बागडोगरा, या फिर बिहार के दरभंगा, वहाँ पर एयरपोर्ट सुविधाओं का विस्तार हो रहा है या फिर नए एयरपोर्ट की शुरुआत हो रही है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी शुरुआत हो रही है। आप दोनों ही अपनी नजर बनाकर रखिए, आगे भी ज्यादा जानकारी के साथ आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल धन्यवाद ये तमाम इनपुट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए DD न्यूज।
बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में प्रत्याशियों के चयन को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक आज शाम 5 बजे कांग्रेस मुख्यालय में होगी। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के नेताओं ने महाराष्ट्र में कुछ महीने पहले 288 सीटों में से 125 सीटों की अपनी मांग को घटाकर 105 से 110 कर दिया है। साथ ही साथ पार्टी अपने सहयोगी दलों शिवसेना, एनसीपी, एसपी और सपा के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत कर रही है। इसका उद्देश्य न केवल सपा को समायोजित करना था जो 4 सीटें मांग रही थी, बल्कि शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी सपा दोनों को सकारात्मक संकेत भेजना भी था। झारखंड में कांग्रेस ने पिछले हफ्तों में हुए परामर्श के दौरान 81 में से 33 सीटों की अपनी मांग को घटाकर 29 करने पर सहमति व्यक्त की थी, जबकि 2019 में उसने 31 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित सोनिया गांधी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल रहेंगे। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि झारखंड के लिए बीजेपी ने जो 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। पहली लिस्ट में कई बड़े चेहरों को बीजेपी ने टिकट दिया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को धनवार से चुनावी मैदान में उतारा गया है। सरायकेला से चंपई सोरेन को टिकट मिला। बीजेपी की सूची में महिलाओं को भी बड़ी संख्या में टिकट दिया गया है। सिंदरी से तारा देवी, निरसा से अपर्णा सेन गुप्ता, झरिया से रागिनी सिंह उम्मीदवार बनाई गई हैं। तो वहीं शिबू सोरेन की बड़ी बहू जो है सीता सोरेन को जामताड़ा से उम्मीदवार बनाया गया है। जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा को टिकट मिला है। तो वहीं बोकारो से विरंची नारायण बीजेपी के उम्मीदवार और रांची से सीपी सिंह पर एक बार फिर से भाजपा ने जताया भरोसा। बेरमो से गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र पांडे को भाजपा का टिकट मिला। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत को गुमला से टिकट मिला। तो भाजपा राज्य में कुल 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ रांची से दिवाकर कुमार हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रभात दिवाकर, जो अगर हम सूची की बात करते हैं तो जिस प्रकार से सूची आई है उसमें तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है, तमाम पुराने चेहरों पर भी भरोसा जताया गया है और सभी को समान अवसर मिले उसका भी ध्यान रखा गया है। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो कल सूची आई है 68 में से 66 जो उन्होंने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है, वो एक तरीके से उसके बाद नॉर्मली क्या होता है कि जब सूची जारी होती है तो जो है सुगबुगाहट शुरू हो जाता है कि कौन नाराज है, किधर जा रहे हैं, पाला बदल रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई सुगबुगाहट कर भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी होने के बाद नहीं हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछले कई हम कह सकते हैं कि दिनों से जो प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन कर रहा था, उसमें एक तरीके से वो कामयाब होता दिखता है। और पहली जो हम कह सकते हैं पायदान कि अपने सबसे पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जारी करना, उसके बाद उम्मीदवार जारी करना, उसकी सूची जारी करना। 68 में से 66 उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई तो आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से पूरी सूची जारी हो गई। महज 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने भी उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। उसमें से एक बरहेट का सीट है जहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ऐलान किया है कि हेमंत सोरेन चुनाव लड़ेंगे, और दूसरा एक टुंडी का सीट है जहां पर भी उम्मीदवार ऐलान नहीं किया गया है। बस भारतीय जनता पार्टी ने 2 ही सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया, बाकी 66 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। जैसा कि आप सरला बता रहे हैं कि बाकायदा जितने जो समीकरण हो सकते हैं, जातीय समीकरण का भी ख्याल रखा गया है, साथ ही साथ जो ट्राइबल्स बेल्ट के इलाके हैं, SC ST और OBC का इलाका है, उन जगहों पर वैसे ही उम्मीदवारों को तवज्जो दी गई है जो पहले से ही इस क्षेत्र में काम करते रहे। और सबसे बड़ी बात यह रही है कि मात्र 3 जो विधायक है उनका ही टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटा है। तो उस लिहाज से भी आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने चेहरों को तवज्जो दी है। और हाल के दिनों में जिस तरीके से चंपई सोरेन
भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, सीता सोरेन पार्टी में शामिल हुई, तो वैसे चेहरों को भी जो प्रमुखता से स्थान देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है, ताकि कोल्हान का जो इलाका है, संथाल का इलाका है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी दावेदारी जो है इस बार 2019 की तुलना में 2024 में और मजबूती के साथ रख सके। तो हम कह सकते हैं कि लब्बो-लुआब यह है कि जो एनडीए गठबंधन है उसमें कहीं कोई अब पेच की स्थिति नहीं है और सब कुछ सामान्य हो गया। और जल्द ही उम्मीद की जा रही है कि आजसू पार्टी, और जिनके खाते में 10 सीटें गई है और एक सीट जो लोजपा रामविलास के खाते में गई है, वो भी अपने उम्मीदवार का ऐलान आज शाम तक कर देंगी। बिल्कुल, लेकिन इसी बीच दिवाकर, इंडी गठबंधन की बात करें तो उसमें जो सीट शेयरिंग की दरार है वो अभी भरने का नाम नहीं ले रही है। और चुनाव समिति की, कांग्रेस की चुनाव समिति की आज शाम 5 बजे कांग्रेस मुख्यालय में इसी को लेकर बैठक भी होने जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर लगातार जो कांग्रेस में बैठकों का सिलसिला है वो पिछले हफ्ते भर से चल रहा है। जो हम कह सकते हैं वो जो पूरा इंडी गठबंधन का जो कुनवा है उसमें जेएमएम है, फिर आप कांग्रेस को लेते हैं, फिर आरजेडी है और वाम दल है। इन दल के तमाम नेताओं की दिल्ली में जाकर राहुल गांधी से भी मुलाकात हो चुकी है, मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात हो चुकी है, तेजस्वी यादव कल रांची भी आए हुए थे और राहुल गांधी भी कल रांची आए हुए थे। तो राहुल गांधी की भी हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई है, तेजस्वी यादव की भी मुलाकात हुई है हेमंत सोरेन से। लेकिन कल एकाएक दोपहर के बाद जो जेएमएम और कांग्रेस ने अपने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जारी कर दिया, जबकि साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि जो एनडी गठबंधन का कुनवा है वो जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और वाम दल उसमें मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इन्होंने 70 सीटों पर कह दिया कि कांग्रेस और जेएमएम मिलकर लड़ेंगे, बाकी 11 सीटों में आप दोनों बांट लीजिए। तो इसके बाद जो नाराजगी का सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। तेजस्वी यादव को कल ही लौट जाना था, लेकिन तेजस्वी यादव फिलहाल यहाँ रुके हुए हैं। और ये जब सुगबुगाहट शुरू हुई तो जब मीडिया में खबरें आने लगी कि तेजस्वी यादव थोड़े नाराज है, तो फिर हेमंत सोरेन को मनाने गए और उसके बाद बातों और सिलसिलाओं का जो सिलसिला है वो चल रहा है। लेकिन फिलहाल साफ तौर पर कह सकते हैं कि इंडी गठबंधन में जो तस्वीर अभी है वो बिल्कुल साफ नहीं है और नाराजगी अभी भी है। अब से थोड़ी देर बाद कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जबकि होनी चाहिए थी ये कि इंडी गठबंधन के साथ सारे लोग एक साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो शायद तस्वीर अलग होती, मैसेज एक अलग जाता। लेकिन फिलहाल ये मैसेज गया है कि इंडी गठबंधन में जो कुनवा है वो फिलहाल सब कुछ सामान्य स्थिति में नहीं है। बिल्कुल, महत्वाकांक्षाओं के पहाड़ जो हैं वो इतने बड़े हैं कि ऐसे में सभी दल एक साथ कैसे आएंगे और कैसे बाद में भी मिलकर काम कर पाएंगे, ये सोचना बड़ा असंभव सा लगता है। देखिए, निश्चित तौर पर ये दबाव की स्थिति हमेशा पिछले 5 सालों से, जब से झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार है, तो लगातार बड़े भाई और छोटे भाई वाली जो सुगबुगाहट है वो हमेशा देखने को मिलती है कि चलो भाई विधानसभा में आप बड़े भाई हैं तो लोकसभा में हम छोटे भाई रहेंगे। तो इस तरह का जो चीजें हैं वो लगातार झारखंड में देखने को मिलती रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की राजनीति फिलहाल चल रही है, क्योंकि झारखंड में पहले चरण के चुनाव के लिए जो नॉमिनेशन का काम है वो भी शुरू हो गया है, नोटिफिकेशन हो गया है और अब दूसरे चरण के लिए भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो समझ सकते हैं कि जब अगर प्रक्रियाएं शुरू हो गई है और 25 तारीख तक ही फर्स्ट पेज का नॉमिनेशन होना है, तो वैसे में निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि इंडी गठबंधन के नेता अब दबाव में होंगे कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जारी करे और जो भी गिले शिकवे हैं उसको दूर करे, महत्वाकांक्षी को जो उनके अपने अपने महत्वाकांक्षा है उसको थोड़ा दबा कर रखे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज नेताओं के बता रहे हैं, कल जब गुलाम अहमद मीर कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, हेमंत सोरेन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, तो वो कॉन्फिडेंस जो पिछले कुछ दिनों तक दिख रहा था इंडी गठबंधन में वो नहीं दिख रहा है और शायद इसी वजह से तेजस्वी यादव उस समय नहीं थे। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अभी वो दरार पाटने की कोशिश की जा रही है। कल देर रात तक बैठकों का सिलसिला चला है, आज सुबह से भी बैठकें जारी है इंडी गठबंधन में और शाम में जब कांग्रेस की दिल्ली में बैठक होगी तो लग रहा है कि कांग्रेस अपने जो उनके लिए जो सीट तय की गई है उस पे उम्मीदवारों का ऐलान भी वो कर सकते हैं। और जेएमएम की ओर से भी जो हमारे सूत्रों से बातचीत हुई है कि आज शाम के बाद उनकी भी सूची आ सकती है। जी चलिए दिवाकर, अपनी नजर बनाकर रखिए। बहुत धन्यवाद आपका तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है, देखते रहिए डीटी न्यूज। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीटी न्यूज। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण में लगातार बढ़ोतरी जारी है। राजधानी में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का हाल बेहाल है, तो वहीं यमुना नदी में पानी से ज्यादा झाग देखने को मिल रहा है।
प्रदूषण का आलम यह है कि लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश, घुटन जैसी समस्याएं आम होने लगी हैं। दिल्ली और एनसीआर के आसमान में कोहरे की परत छाई हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली के आनंद विहार में AQI 454 दर्ज किया गया है, तो वहीं पश्चिम दिल्ली के मुंडका में AQI 341 दर्ज किया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार 200 से ऊपर AQI को खराब माना जाता है। ज्यादा जानकारी के साथ निशांत राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, सुप्रभात। दिल्ली के प्रदूषण के स्तर की बात करें तो बद से बदतर होता चला जा रहा है और कोई सुगबुगाहट नहीं, इसके लिए कोई इंतजाम नहीं हो रहे हैं। देखिए, वाकई राजधानी दिल्ली में हर साल जब ठंड दस्तक देती है तो इसी तरीके की स्थितियां बनती है। राज्य सरकार बड़े बड़े वादे तो जरूर करती है, चाहे यमुना की सफाई की बात करें या वायु प्रदूषण को दूर करने की बात करें, लेकिन मैं आपको अभी हकीकत दिखाना चाहूँगा। इस समय मैं यमुना नदी के किनारे खड़ा हूँ, कालिंदी कुंज बैराज के पास, और आप देखिए किस तरीके से यमुना नदी में झाग नज़र आ रहा है। ये झाग बेहद जहरीला है और अगर आप यमुना नदी में थोड़ी देर भी खड़े रहे तो आपको चर्म रोग होने की पूरी संभावनाएं हैं, और यहाँ तक कि ये पानी जो है किसी जहर से कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर दिल्ली सरकार की बात करें तो दावे हमेशा यमुना की सफाई को लेकर बहुत बड़े किए गए। जब से केजरीवाल सरकार सत्ता में आई है, हर साल उसका यही कहना होता है कि यमुना की सफाई हम बेहतर ढंग से करेंगे। और सबसे दुखद स्थिति ये होती है कि अब से कुछ दिनों बाद दिवाली है और दिवाली के बाद छठ आएगी, और जो छठ व्रती महिलाएं इसी तरीके से गंदे पानी में खड़े होने पर मजबूर होती हैं, और हर साल की यही स्थिति रहती है। इस बार भी कुछ इसी तरीके से यमुना नदी नजर आ रही है। दिल्ली के 15 इलाके AQI की नजरिए से देखें तो रेड जोन में इस समय है। इसके अलावा कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां एयर क्वालिटी पुअर से जो है वो कम हो। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजधानी वासियों को तपती गर्मी से तो जरूर राहत मिली है, लेकिन प्रदूषण ने उनको बेहाल कर दिया है। निशांत, लेकिन इससे बचाव के लिए क्या कुछ राज्य सरकार की ओर से कुछ कहा गया है कि क्या कुछ इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो बहुत होते हैं कि वहां पराली जली, उसके कारण ये हुआ, यहाँ ये हुआ, लेकिन उस सबसे निपटने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, उसका कोई रोड मैप? देखिए, दिल्ली के लिए दुखद बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको गैस चैम्बर से इसकी तुलना कर दी थी, और ये आज की बात नहीं है, काफ़ी साल पुरानी बात है। लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकार केवल आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करती आई है। हालांकि अभी हाल में ही राज्य सरकार ने प्रदूषण को देखते हुए बैठक जरूर की थी, लेकिन बैठक का नतीजा धरातल पर क्या निकला वो यमुना नदी की गंदगी आपको साफ बता रही है। ऐसी स्थिति वायु प्रदूषण की भी नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली इस समय राम भरोसे है। अगर बारिश हो जाती है, हालांकि मौसम विभाग के अनुसार अभी हाल फिलहाल कोई ऐसी स्थिति नहीं बन रही, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार हो जाएगा। यमुना में थोड़ा पानी आने के बाद थोड़ा बहुत सुधार की गुंजाइश है, लेकिन दिल्ली की जनता पूरी तरीके से पानी से लेकर वायु तक बेहाल जरूर इस समय है। चलिए निशांत, आप अपनी नजर बनाकर रखिए। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम अपडेट के लिए। और आपको बता दें कि राजस्थान के धौलपुर में शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक स्लीपर कोच बस ने टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे में टेम्पो सवार 12 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग एक भात कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। हादसे में जान गंवाने वालों में 8 बच्चे शामिल हैं। 2 लोगों को आगरा अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। तो बेहद दर्दनाक ये हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। रात के 11 बजे का टाइम था। बस जा रही थी धौलपुर से जयपुर की तरफ जा रही थी, तो सुनीपुर गांव के पास एक टेम्पो से गाड़ी पर आ रहा था, उससे ही टक्कर हो गई। कैजुअल्टी 12 लोग और बच्ची वगैरह हैं मिला के, एक घायल है। अभी बरौली से लौट रहे थे सुनीपुर में
ये घटना हुई है। उधर से हमारा ऑटो आ रहा था, इधर से स्लीपर जा रहा था, तो 12 लोग ख़त्म हो चुके हैं। उसमें 2 लोग घायल हैं, वो आगरे के लिए रेफर कर दिए। और दिल्ली के रोहिणी जिले के प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के बाहर धमाके की खबर मिली है। धमाके के तुरंत बाद धुएं का एक बड़ा गुबार उठता हुआ देखा गया, जिससे स्थानीय लोग दहशत में आ गए। सुबह करीब 7:50 पर दमकल विभाग को इस घटना की जानकारी हासिल हुई, जिसके बाद 2 दमकल गाड़ियों को तुरंत मौके पर भेजा गया। हालांकि अभी तक आग लगने या फिर दीवार को नुकसान पहुंचाने की कोई सूचना नहीं मिली है। दमकल विभाग की टीम लगातार इलाके में तलाशी अभियान चला रही है। एफएसएल टीम जांच कर रही है। पुलिस टीम भी घटनास्थल पर मौजूद है। और दिल्ली के वेलकम इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना सामने आई है। इस झगड़े में कई राउंड गोलियां चली हैं। दोनों ही पक्षों के बीच पैसे को लेकर झगड़ा हुआ था। गोलीबारी की इस घटना में 22 साल की एक लड़की घायल हो गई है। घायल लड़की को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा मामले की जांच कर रही है। मौके से पुलिस को 17 खाली कारतूस मिले हैं। वहीं पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में भी लिया है। और अगली खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीमा सुरक्षा बल ने शनिवार को दीक्षांत समारोह करवाया, जिसमें 312 नव आरक्षकों ने देश की रक्षा की शपथ ली। बीएसएफ के रोंदोमेल स्थित सहायक प्रशिक्षण केंद्र में 312 नव आरक्षित जवानों ने प्रशिक्षण पूरा किया। सभी जवानों ने सीमाओं की सुरक्षा के लिए खुद को देश के प्रति समर्पित करने की शपथ ली। और मैक्सिको दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजधानी मैक्सिको सिटी के पोलांको में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर मैक्सिको के कलाकारों ने वैष्णव जन तो तेने कहिए की भजन की मधुर प्रस्तुति दी। ये प्रस्तुति भारत और मैक्सिको के बीच करुणा, शांति और सद्भाव के साझा मूल्यों को दर्शाता है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा 2 दिवसीय इंडोनेशिया दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया में मौजूद प्रमुख भारतीय कंपनियों के बिजनेस लीडर्स के साथ बातचीत की और इंडोनेशिया में चल रही निवेश परियोजनाओं पर चर्चा भी की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया आसियान देशों में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बनकर उभरा है। उन्होंने जकार्ता में इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक राष्ट्रीय स्मारक का दौरा भी किया। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए डीटी न्यूज। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात कर रहे हैं तो अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में अब सिर्फ 3 हफ्ते रह गए हैं। दोनों उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस सभी तरह के मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। भारतीय अमेरिकी समुदाय की भूमिका इस चुनाव में काफ़ी अहम मानी जा रही है। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह ने भारतीय अमेरिकियों के एक वर्ग से बात की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल जून में अमेरिकी संसद को जब संबोधित किया था तो उन्होंने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और उनकी भारतीय विरासत का जिक्र किया था। There are millions here who have roots in India. Some of them sit proudly in this chamber, and there is one behind me. Who has made history. I'm told that the Samosa caucus is now the flavor of the house. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात हैरिस की ओर इशारा करते हुए कही, जिनकी मां भारत में पैदा हुई थी। हैरिस की विरासत इस बात का संकेत है कि अमेरिकी राजनीति में भारतीय अमेरिकी किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं। सोसाइटी में तो कोई डाउट नहीं है कि हमारी इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है। लास्ट फ्यू इयर्स में हमने ये देखा है कि पॉलिटिक्स पे भी काफ़ी इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गया है। वर्तमान में अमेरिकी कांग्रेस में लगभग 5 भारतीय अमेरिकी हैं और राज्य विधानसभाओं में लगभग 40 भारतीय हैं। भारतीय अमेरिकी मतदाताओं की मतदान दर किसी भी एशियाई अमेरिकी समूह की तुलना में सबसे अधिक है, लेकिन भारतीय अमेरिकी किसी विशेष पार्टी को सामूहिक रूप से वोट नहीं देते हैं। किसी भी अन्य समूह की तरह उनकी अपनी प्राथमिकताएं हैं। इंडियन अमेरिकन्स का इस देश में हर क्षेत्र में बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आज इंडियन अमेरिकन्स जो है वो मार्जिन ऑफ विक्ट्री बनेंगे इस इलेक्शन में। पहले तो इतना ज़्यादा हमारे लोग इसमें रुचि नहीं रखते थे। अभी हम चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में भी, राजनीति में हमारे लोग आगे आएं। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी समुदाय एक उभरती हुई राजनीतिक ताकत है। सिटीजन्स बन रहे हैं तो वो वोट देने के लिए जो है अब सक्षम हो गए हैं। उनको लगने लगा है कि उनकी लाइफस्टाइल पे, उनके अमेरिकन ड्रीम पे जो है खतरा हो सकता है। तो उनको लगता है कि ये बचाने का एक तरीका ये है कि हमारा इन्फ्लुएंस हो। हालांकि इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी एक छोटा समूह है, इनके नंबर्स कम हैं, पर पॉलिटिकल एंगेजमेंट के लिहाज से, सिविक लीडरशिप के लिहाज से ये कम्युनिटी अमेरिकी राजनीति में एक अहम भूमिका निभाती है। कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज़, स्टैनफोर्ड, कैलिफोर्निया। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निवास पर हमले के बाद इजराइल ने बेरूत और गाजा पर बम बरसाए हैं। इजराइल ने बेरूत के दक्षिणी शहरों दहियाह पर कम से कम 10 हवाई हमले किए, जो हिजबुल्लाह के प्रमुख दफ्तरों का गढ़ है। हमले के बाद नागरिकों को वहां से निकलने की चेतावनी जारी की गई है। इससे पहले हिजबुल्लाह ने ड्रोन के जरिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को निशाना बनाने की कोशिश की थी। इस हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान और हिजबुल्लाह को खुली चुनौती दी थी और कहा था कि मेरी हत्या का प्रयास हिजबुल्लाह की बड़ी गलती साबित होगी। इजराइल सरकार ने ड्रोन हमले की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया गया था, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ। और इटली में आयोजित G7 की रक्षा मंत्रियों की बैठक में अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि इजराइल लेबनान की राजधानी बेरूत और उसके आसपास हमलों को कम करे। इजराइल के हमलों में लगातार आम नागरिकों की मौत हो रही है। अमेरिका चाहता है कि बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान हो, जिससे कि सीमा के दोनों ओर के नागरिक अपने घरों को लौट सकें। साथ ही साथ लॉयड ने उत्तर कोरिया द्वारा यूक्रेन युद्ध में सैनिक भेजे जाने की खबर पर भी चिंता जताई है। और राजधानी दिल्ली में आज हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। सीडीएस जनरल अनिल चौहान, भारतीय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और अन्य अधिकारियों ने हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लंबी दूरी के महान धावक युगांडा के जोशुआ चेप्टेगी ने वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन के पुरुष वर्ग में जीत दर्ज की। इस दौड़ के महिला वर्ग में इथियोपिया की एलेमाडिस इयायू ने खिताब अपने नाम किया। पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में मौजूदा विश्व चैंपियन और ओलंपिक चैंपियन चेप्टेगी ने 59.46 सेकेंड का समय लेकर दौड़ जीत ली।
एआईयू ने 1 घंटे 8 मिनट और 17 सेकंड का समय लेकर शीर्ष महिला वर्ग का खिताब अपने नाम किया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू हुई मैराथन में 35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। और दिल्ली में आयोजित हुई हाफ मैराथन में खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने भी मैराथन में भाग लिया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से फिट इंडिया का संदेश देश विदेश तक जाता है। दिल्ली में दुनिया भर के लोग आए, दौड़े, क्या मैसेज है और ये एक जो सरकार का फिट इंडिया मुहिम है उसको ये किस तरीके से बल देता है? नहीं, डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये मैराथन बहुत यूज़फुल है और मुझे लगता है कि इसमें एक बड़ा मैसेज हम दे सकते हैं कि फिट इंडिया हमारे इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी ने भी कई सालों से फिट इंडिया का उन्होंने हमारे पूरे देश के लोगों को बोला है कि हमें फिट रहना ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ इज़ एक नेसेसरी पार्ट है हमारे लाइफस्टाइल का। और उसके लिए ऐसे मैराथन के माध्यम से हम एक बड़ा मैसेज पूरी दुनिया को हम दे रहे हैं कि इंडिया फिट इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। पूरे दुनिया के हर एक कोने में हम स्पोर्ट्स को पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन एथलीट्स तो फिट है ही, लेकिन जो हम ऑर्डिनरी लोग हैं उनको भी फिट रहना ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफस्टाइल का। और ऐसे कई प्रोग्राम हमारे इंडिया में ऑर्गेनाइज होना ज़रूरी है। मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था इस मैराथन को, मुझे भी अच्छा लगा कि इस पूरे दुनिया भर से लोग इस मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे देश के कई लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और ये मैराथन में हर अपने अपने ग्रुप के माध्यम से एक मैसेज सोसाइटी को देने की कोशिश इस मैराथन के माध्यम से हो रही है। और वहीं कश्मीर अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का गवाह बना है। जी हां, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और अभिनेता सुनील शेट्टी ने श्रीनगर के पोलो स्टेडियम से मैराथन को हरी झंडी दिखाई। मैराथन में विभिन्न देशों के हजारों एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। और बात करें करवा चौथ की, तो महिलाओं ने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ करवा चौथ का आज व्रत रखा है। हापुड़ के बाजारों में भी करवा चौथ की रौनक देखी जा रही है। बाजार में सोने चांदी, कॉस्मेटिक, चूड़ी, कपड़ों की दुकानों पर महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। करवा चौथ पर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं। वहीं देश के कई हिस्सों में करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है। यूं तो ये व्रत महिलाएं अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए रखती हैं, लेकिन राजस्थान के बीकानेर में महिलाओं ने व्रत पूजन के साथ पर्यावरण की रक्षा का संदेश भी दिया है। यहां महिलाओं ने शमी के पेड़ की पूजा की। आज हमने खेजड़ी बचाने के लिए ये करवा चौथ का त्यौहार मनाया है कि किसी भी तरीके से हमारी खेजड़ी को बचाया जाए, इसलिए ये त्यौहार मनाया। करवा चौथ का खेजड़ी पर्यावरण के लिए इसीलिए मनाया और खेजड़ी की पूजा करके मनाया। करवा चौथ का त्यौहार मना रहे खेजड़ी के वृक्ष के आगे, और करवा चौथ का व्रत जो है सुहाग की लंबी उम्र के लिए मनाते हैं और खेजड़ी की रक्षा के लिए भी हमने प्रण ले रखा है। और 300 साल पहले राजा जोधपुर नरेश ने खेजड़ी गांव में खेजड़ी कटाने के लिए आदेश दिए थे। उसमें 363 आदमियों ने और औरतों ने अपनी जान भी गंवाई थी। और जोधपुर में करवा चौथ से पहले बाजारों में काफी चहल पहल दिखी। महिलाओं ने मेहंदी लगाई और 16 श्रृंगार के सामान खरीदे। सुबह सरगी खाकर करवा चौथ का व्रत शुरू किया। महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रहेंगी और शाम को करवा माता की पूजा कर चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोलेंगी। पति की आयु तो लंबी होती है, इस वजह से बनाते हैं। और हमारे पुराने मतलब हमारे सास वगैरह थी, उन्होंने हमें यही सिखाया कि इससे पति की आयु बढ़ती है और प्यार बना रहता है आपस में पति पत्नी का। सुबह 4 बजे से सरगी की जाती है, जिसमें आप फल फ्रूट का कोई तो मतलब अनाज वगैरह भी लेते हैं, लेकिन हम तो फल फ्रूट से ही करते हैं। फिर शाम को चांद को अर्घ देने के बाद ही है ना व्रत खोला जाता है। पति जब पानी पिलाते हैं, कुछ मीठा खिलाते हैं, उसके बाद व्रत खोला जाता है। महिलाएं अपनी सासू माँ को शक्कर वगैरह पानी या कुछ डाल के देती है और पानी से इसमें पानी डालकर चंद्रमा को अर्घ देती है। ये अपना व्रत करती है।
और राम की नगरी अयोध्या 30 अक्टूबर को होने वाले 8वें दीपोत्सव के लिए तैयार होने लगी है। शासन प्रशासन की ओर से दीपोत्सव को भव्य बनाने की कवायद चल रही है। दीपोत्सव के नोडल ऑफिसर डॉक्टर एस मिश्रा ने बताया है कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव है। हमारा प्रयास है कि इसे भव्य रूप दिया जा सके। उन्होंने बताया कि इस बार दीपोत्सव के लिए 25 लाख दीपकों का लक्ष्य रखा गया है। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात अयोध्या नगरी में ये पहला दीपोत्सव होगा। इस वर्ष जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो 25 लाख दियों को प्रज्वलित करने का लक्ष्य है। अभी तक 55 घाटों का चयन और उनकी मैपिंग की जा चुकी है और वर्तमान में उन घाटों के लिए मार्किंग का कार्य प्रारंभ हो गया है, जिसमें 16x16 के हमारे दिए सजाए जाएंगे और लगभग 2 से 2.5 फीट की जो जगह स्पेस बनेगी उसमें हम अपना मूवमेंट करेंगे। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।